हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 गणित का पहला चैप्टर समुच्चय करेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं सेट। समुच्चय सिद्धांत का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया। समुच्चय की परिकल्पना का उपयोग हम गणित की विभिन्न शाखाओं में करते हैं, इसलिए समुच्चय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं समुच्चय क्या है। समुच्चय क्या है? इससे पहले क्या आपने कभी समुच्चय शब्द सुना है? संभवतः नहीं सुना होगा, लेकिन इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है सेट, ये आपने अवश्य सुना है और इसका उपयोग भी किया है। जैसे जब कोई छात्र कक्षा 6 में प्रवेश लेता है, उसे किताबों की आवश्यकता पड़ती है, तो बुक सेलर के पास जाता है, कहता है मुझे कक्षा 6 की किताबों का एक सेट दे दीजिए। वो जानता है सेट शब्द का मतलब क्या है। तो दुकानदार क्या कहता है? वो जो है कक्षा 6 की सभी किताबों को उठाता है और पैकेट बना करके स्टूडेंट को दे देता है। तो कक्षा 6 की किताबों का जो सेट लिया उसने, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ क्लास 6। ठीक। तो समुच्चय से आशय हमारा वस्तुओं के संग्रह से होता है। वस्तुओं के संग्रह, कलेक्शन से होता है। लेकिन प्रत्येक कलेक्शन, प्रत्येक संग्रह समुच्चय नहीं होता। केवल वही संग्रह समुच्चय होता है जो सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइंड हो। तो कह सकते हैं हम समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो होगा एनी वेल डिफाइंड collection of objects is called a set। यानी सेट क्या है? सेट एक कलेक्शन है। सेट एक कलेक्शन। कौन सा कलेक्शन? जो वेल डिफाइंड हो, जो यानी सेट एक संग्रह है। कौन सा संग्रह? जो सुपरिभाषित। सुपरिभाषित से मतलब मेरा यह है कि मेरे पास कोई स्पष्ट नियम या पहचान ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर हम निर्णय कर सकें कि कोई वस्तु संग्रह यानी समुच्चय में आएगी या नहीं आएगी। तो इसका उदाहरण लेते हैं हम। बड़ा सिंपल उदाहरण है। अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों का समुच्चय। समुच्चय मतलब सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह जो सुपरिभाषित है। अब उदाहरण ले सकते हैं हम। ले सकते हैं 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का तो एक उदाहरण हमने लिया अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों का
इसमें कौन कौन इकट्ठा किया जाएगा, किस किस वस्तु को इकट्ठा करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी स्वर है वो इसमें लिया जाए। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ। अंग्रेजी वर्णमाला में 500 होते हैं, 500 को हमने इकट्ठा कर दिया तो ये बन जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के संख्या। 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या का सोचते क्या होगा? इसमें कौन इकट्ठा होगा? 1, 2, 3, 4। 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या। अब हमने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसको संक्षेप में किस तरह प्रकट किया जाए? तो समुच्चयों को संक्षेप में प्रकट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का उपयोग कर। जैसे समुच्चय था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसे संकेतों के रूप में कैसे लिखेंगे? इसके लिए संकेत देंगे हम पहली जगह क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। यहाँ पर हमने केवल समुच्चय लिखा शब्दों में, यहाँ शब्दों में लिखने के साथ साथ उसे संकेत भी दे दिया और समुच्चयों को लिखने के लिए संकेत रूप में हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स A, B, C, D आदि का प्रयोग करें। इसी प्रकार एक दूसरा समुच्चय है मेरे पास 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें किस किस वस्तु को इकट्ठा करेंगे हम? नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसमें आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या लेनी है, 5 नहीं लेना है तो 5 में हटा। 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या भी उसमें आएगी। अब इस समुच्चय को संकेतों में किस प्रकार व्यक्त किया जाए? हमने लिखा 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संकेत दे दिया मैंने, दो अक्षर ले लिया। अब इसको यदि मैंने ए कहा है तो इसको तो नहीं तो ऐसे तो दूसरा संकेत कहने का मतलब ये है स्वरों के समुच्चयों को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का उपयोग संकेत किया जाता है। ये हो गया हमारा समुच्चय का संकेतन, नोटेशन ऑफ सेट। इसके बाद आता है कि हम समुच्चयों को रिप्रेजेंट कैसे करें, किसी समुच्चय को किस प्रकार व्यक्त किया जाए, किस प्रकार प्रदर्शित किया जाए। इसके लिए दो विधियां हैं मेरे पास। एक है तालिका विधि या रोस्टर विधि कह सकते हैं, और दूसरी है गुण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले लेते हैं हम किसी समुच्चय को हम तालिका विधि से किस प्रकार लिखेंगे। तालिका विधि से समुच्चय को लिखना हो तो हम सभी समुच्चय के अवयवों को कोमा के साथ अलग करते हुए मझले कोष्ठक में बंद करके लिखते हैं। कैसे? सबसे पहले समुच्चय में हमने किन वस्तुओं को इकट्ठा किया था? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय में एक तो आएगा ए, एक आएगा ई, आई, ओ और यू। इन सब को कॉमा अर्धविराम के साथ अलग करते हुए मझले कोष्ठक को बंद कर दिया जाता है। और चाहे तो इसके आगे इसका संकेत लिखते हैं। ध्यान रहे समुच्चयों के संकेतन के लिए हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो यह हो गया समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन, समुच्चय का निरूपण। किस विधि से? तालिका विधि से। तालिका विधि मतलब उसमें जो वस्तुएं इकट्ठी की जा रही है उनकी तालिका बनाकर लिख देते हैं, कॉमा से अलग करते हैं वस्तुओं को और बाहर महिला ब्रैकेट लगा दिया जाता है। अब
इस वाले को कैसे लिखेंगे? समुच्चय बी को लिखना है तो समुच्चय बी बराबर होगा 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कौन सी वस्तु इसमें इकट्ठा होंगी? वस्तु क्या है? यहाँ पर संख्याएं हैं। 5 से छोटी सभी संख्या इसमें इकट्ठी की जाएगी। कौन सी? 1 2 3 4 जीरो इसमें आएगा नहीं, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। तो ये होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाय डिस्टिंक्ट मेथड। इस विधि को कहते हैं हम तालिका विधि। इतना और है क्लस्टर विधि। अब यह आप एक चीज देख रहे हैं कि अक्सर ई या स्वर ई समुच्चय ए में स्थित है। समुच्चय ए का अवयव कैसे लिखते हैं हम? ई अवयव है समुच्चय। या इसे ये भी लिख सकता हूँ कि ई समुच्चय ए में है। इस कथन को इतना लंबा हम लिखेंगे, संकेतों के माध्यम से लिखेंगे। वो तरीका क्या होगा? कौन सा वस्तु ई अवयव है के लिए आएगा? बिलोंग्स टू समुच्चय ए। हम कहेंगे अक्सर ई बिलोंग्स टू ए, यानी ई समुच्चय ए का अवयव है। ऐसे कह दीजिए ई समुच्चय ए में है। अंग्रेजी में पढ़ते हैं ई बिलोंग्स टू ए, मतलब ई का संबंध ए से है। ई का संबंध ए से कब होगा? जब उसके अंदर होगा। अब यदि कोई कहे क्या बी बिलोंग्स टू ए, क्या अक्सर बी समुच्चय ए में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी तो व्यंजन है, स्वर नहीं है। और सेट मुझे किसका चाहिए? स्वरूप का चाहिए। तो हम कहेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या बी समुच्चय ए में नहीं है। इस पर एक छोटा सा प्रश्न 1 नंबर का बन जाता है। संकेत लिखने के लिए कहा जाता है इस पर लिखा जाएगा। अब आइए समुच्चय के जाएगा समुच्चय के। इससे पहले एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। एक सुपरिभाषी शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोई कहे कक्षा 11 के लंबे लड़कों का समुच्चय मुझे चाहिए। क्या चाहिए? कक्षा 11 के लंबे लड़कों का समुच्चय चाहिए। तो क्या कक्षा 11 के लंबे लड़कों का समुच्चय वेल डिफाइंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? यदि किसी लंबे की ऊंचाई ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, अब कोई इससे पूछेगा भाई ये इसमें आएगा नहीं आएगा? ये तो बहुत छोटा है, मुझसे जो लंबे लोग तो छोटा है, ये इसमें नहीं आएगा। इससे पूछेंगे तो कहेगा देखो ये इसमें आएगा, तो मुझसे काफ़ी लंबा है। तो लंबा शब्द वास्तव में सुपरिभाषित नहीं है। लंबे के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन लड़का समुच्चय में आएगा या नहीं आएगा। इसके बारे में विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। हम पूछें कि लड़का समुच्चय में आएगा नहीं आएगा, तो आंसर यस या नो में नहीं मिलेगा। कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा ना। तो सुपरिभाषित से मतलब ये होता है कि कोई स्पष्ट नियम मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि मैं निर्णय कर सकूं कि कोई वस्तु समुच्चय में आएगी या नहीं आएगी। यानी कोई वस्तु आएगी या नहीं, इसका जवाब मुझे केवल यस या नो में मिलना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम कि
समुच्चयों का निरूपण से समुच्चय के अवयव तो हमारा हो गया। समुच्चय के अवयव क्या मतलब? समुच्चय में जिन वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है उन्हें हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि समुच्चय में संग्रहित वस्तुओं को उस समुच्चय के अवयव समुच्चय में संग्रहित वस्तुओं को उस समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे समुच्चय क्या था मेरे पास, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय था, उसमें किन किन वस्तुओं को हमने इकट्ठा किया था? ए ई आई ओ यू को इकट्ठा किया था। तो ए ई आई ओ यू को हम समुच्चय के अवयव कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट कहेंगे। ठीक है। अंग्रेजी समुच्चय के अवयवों को निरूपित करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। किसी समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर से निरूपित किया जाता है। ठीक है। अब समुच्चय को लिखने की एक विधि हमने की थी, तालिका विधि, जिसे हम रोस्टर विधि कहते थे। इस विधि में हम समुच्चय के अवयवों को कॉमा से अलग करते हुए लिखते हैं और सभी अवयवों को एक मजले ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। समुच्चय को लिखने की दूसरी विधि भी है, जिसे हम गुण विधि या प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। और विधि गुण। इस विधि से जब हमें किसी समुच्चय को लिखना हो तो क्या करेंगे? समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उन्हें किसी श्रेष्ठ चर यानी अक्षर से प्रकट करें। समुच्चय के सभी अवयवों को किसी श्रेष्ठ चर से प्रकट करते हैं। या श्रेष्ठतर लिया मैंने एक्स, तो जरूरी नहीं है एक्स में वाई भी ले सकता हूँ, ए भी ले सकता हूँ, बी ले कुछ भी ले सकता हूँ। फिर कॉलन का निशान लगाते हैं और कॉलन के निशान के बाद, कॉलन के चिन्ह के बाद अवयवों का गुण लिख दिया जाता है जो सभी को उपस्थित, यानी अवयवों के समुच्चय के अवयवों के सर्वनिष्ठ गुण को लिख दिया जाता है। जो समुच्चय के अवयव यहाँ लिखे गए थे, इनका सर्वनिष्ठ गुण, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी अवयव है तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो लिख देंगे एक्स ए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। इस संपूर्ण कथन को मजले ब्रैकेट में बंद कर देंगे और चाहे तो उसे संकेत दिया जा सकता है, कोई भी विधि हमने तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संचय जब हमने इस तरीके से लिखा, उसके एलिमेंट्स की लिस्ट बनाकर मजले कोष्ठक में लिख दिया, तो इसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड, तालिका विधि या रोस्टर विधि। और जब एलिमेंट्स को स्विच अक्षर से प्रकट करते हैं और कॉलन का निशान लगाकर फिर उसकी परिभाषा लिख देते हैं, उसकी अवयवों का कॉमन गुण लिख देते हैं शब्दों में और उससे मजले कोष्ठ में बंद कर देते हैं, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड या गुण विधि। क्या कहते हैं? गुण विधि। दूसरा नाम है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट को लिखना हो इस प्रकार से लिखा जाता है।
बोलिए, समुच्चय शब्द का प्रयोग करें या सेट का करें? मेरे ख्याल से सेट ज़्यादा आसान पड़ेगा, हम समझते भी हैं। समुच्चय का कोई और उदाहरण दीजिए। जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय, कौन कौन नवे आएंगे उसमें? सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मैं कहूँ कक्षा 11 के लंबे लड़कों का समुच्चय, तो ये समुच्चय है, ये संग्रह रह जाएगा, समुच्चय नहीं बनेगा, क्योंकि लंबा शब्द सुपरिभाषित नहीं। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब तालिका विधि से मैं सेट को लिखता हूँ या रोस्टर विधि से सेट को लिखता हूँ, तो एलिमेंट को केवल एक बार लिखा जाता है, प्रत्येक एलिमेंट एक बार ही लिखा जाएगा, उसका रिपीटिशन नहीं होगा। क्यों? इस समुच्चय लिखते समय मुझे तो इससे मतलब होता है कि कौन सा एलिमेंट उसमें है, कितनी बार है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो ध्यान दीजिए, समुच्चय के अवयव जब लिखेंगे तो प्रत्येक अवयव एक बार ही लिखा जाता है, एक से एक बार नहीं। दूसरा, समुच्चय लिखते समय अवयवों का क्रम कुछ भी लिया जा सकता है, क्रम का कोई महत्व नहीं होता। कई समुच्चय अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मुझे कहा जाए, स्कूल शब्द में आए हुए अक्षरों का समुच्चय, क्या एक शब्द है SCH, स्कूल शब्द में आए हुए स्वरों का समुच्चय, तो कैसे लिखूंगा? महिला पैकेट लगाऊंगा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इकट्ठे होंगे? S, फिर C, H, O, फिर O और I। लेकिन वो दो बार आया तो दो बार नहीं लिखना मुझे, क्यों एक बार लिखना है? प्रत्येक एलिमेंट केवल एक बार लिखा। क्यों? क्योंकि सेट लिखते समय मुझे मतलब इस बात से होता है कौन कौन सी वस्तुएं उसमें आ रही हैं, कितनी बार आ रही है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। और चाहूँ तो मैं इसके अवयव का क्रम बदल भी सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इनका क्रम बदल दूँ, C, S, H, O, N, या और भी किसी अक्षर का क्रम बदला जा सकता है, उससे सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे संबंधित एक्सरसाइज 1.1 के सवाल आप कैसे करेंगे?